नेस्लीशा सुल्तान ओटोमन एम्पायर की आखिरी शहज़ादी, जिनका नाम ऑफिशियली ओटोमन डायनेस्टी की किताब में दर्ज किया गया था, जिनके बाप दादा ने आधी दुनिया पर हुकूमत की और जिन्हें अक्सर हुर्रम सुल्तान से कंपेयर किया जाता था। लेकिन हुर्रम सुल्तान की तरह नेस्लीशा सुल्तान ने कभी ताकत के लिए जंग नहीं की, बल्कि उनका ज़्यादातर जीवन का हिस्सा जिला वतनी में गुजर गया और उनको अपने जीवन में न जाने कौन कौन सी परेशानियां उठानी पड़ी। तो दोस्तों, कैसे गुजरा एक सुल्तान सुलेमान की नस्ल से आई इस शहजादी का जीवन? 2 बार देश से निकाले जाने के बाद उन्होंने कौन सी मुसीबतों को झेला और क्या वो कभी अपने वतन लौट पाई? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, नेस्लीशा सुल्तान फरवरी 1921 में इस्तांबुल शहर के एक शाही महल में पैदा हुई। उनकी पैदाइश की खुशी में 121 तोपें चलाई गईं और गरीबों में पैसा बांटा गया। लेकिन उनका जीवन सिर्फ शाही ऐशो आराम तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका मुकद्दर उनके लिए कुछ और ही लिख चुका था। नेस्लीशा अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। बाद में उनकी 2 छोटी बहनें भी हुईं और नेस्लीशा सुल्तान उस्मानी सल्तनत की आखिरी शहजादी बनी, जिनका नाम उस शाही किताब में भी लिखा गया। वो 2 बड़े बादशाहों की पोती थीं। उनकी मां साहिबा सुल्तान सुल्तान महमद 6 की बेटी थीं और उनके पिता शहजादे उमर फारूक आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद सेकंड के बेटे थे। इस तरह उनकी रगों में दोनों तरफ से शाही खून दौड़ रहा था। छोटी उम्र से ही उनकी खूबसूरती का जिक्र होता था। बड़ी बड़ी आंखें, नाजो नक्श और घने लंबे बाल। लोग कहते थे कि उनका चेहरा हुर्रम सुल्तान जैसा लगता था। जी हाँ, वही हुर्रम सुल्तान कि जिनको हम रॉक्सेलाना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये ओटोमन एम्पायर का आखिरी दौर ही चल रहा था। 1922 में सल्तनत ख़त्म कर दी गई, यानी कि उस्मानी सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और उसकी जगह पर रिपब्लिक ऑफ टर्की ने जन्म लिया। सिर्फ 2 साल बाद यानी 1924 में एक ऑर्डर जारी किया गया कि सारे ओटोमन ख़ानदान के लोगों को देश छोड़ना होगा और कुछ ही दिनों में लगभग 150 शहजादों और शहजादियों ने अपना सब कुछ खो दिया। उनके महल, उनकी दौलत, उनके रुतबे सब छीन लिए गए और वो यूरोप के अलग अलग शहरों में छुपने और ज़िंदा रहने के लिए मजबूर हो गए। ख़ासकर उन औरतों के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था जो हमेशा महलों के अंदर रहती थीं और जिन्हें दुनिया के असली रंग दिखाए ही नहीं गए थे। नेस्लीशा के माता पिता ने फ्रांस के नीस शहर में रहना शुरू किया। वहीं नेस्लीशा और उनकी बहनों ने पढ़ाई की और 4 अलग अलग भाषाएं सीखीं। बचपन से ही उन्हें अपने वतन से मोहब्बत सिखाई गई थी। अब भले ही वो सिर्फ 3 साल की उम्र में टर्की छोड़ चुकी थीं, लेकिन उनका दिल हमेशा वहां लौटने के लिए तड़पता रहा। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उनका परिवार इजिप्ट चला गया। वहां नेस्लीशा और उनकी बहनें अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो गईं। भले ही वो ताकत और दौलत खो चुकी थीं, लेकिन उनकी नस्ल लोगों के लिए अब भी ख़ास थी। नेस्लीशा को इजिप्ट के एक प्रिंस मोहम्मद अब्दुल मुनीम का रिश्ता आया। वो इजिप्ट के आखिरी खदीब के बेटे थे और काफ़ी अमीर भी। लेकिन नेस्लीशा को वो पसंद नहीं आए। ना वो उनकी उम्र के थे, ना उनकी पर्सनालिटी उन्हें पसंद थी और इसी वजह से उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से उनके घर में आपस में तनाव हो गया। उनके फादर ने ये उम्मीद की थी कि शादी से उनकी फाइनेंशियल हालत सुधरेगी। उन्होंने मजबूरी में अपनी दूसरी बेटी की शादी एक और इजिप्शियन प्रिंस से कर दी। आखिरकार परिवार के दबाव में नेस्लीशा भी मान गईं। उनकी शादी 1940 में कायरो के हेलियोपोलिस पैलेस में हुई। तब दुल्हन यानी कि नेस्लीशा सिर्फ 19 साल की थी और दूल्हा यानी कि मोहम्मद 41 साल के थे। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। इस शादी के नतीजे में इनके 2 बच्चे हुए, प्रिंस अब्बास हिल्मी और प्रिंसेस इकबाल। लेकिन 1952 में इजिप्ट में इनकलाब आया। किंग फारूक को गद्दी छोड़नी पड़ी और उनके 6 महीने के नन्हे बेटे फुआद सेकंड को राजा बना दिया गया। अब जाहिर है इतना छोटा बच्चा हुकूमत कैसे चला सकता है, तो इसीलिए राजकुमार मोहम्मद को उस बच्चे का रीजेंट बना दिया गया।
और नेस्लिशा बन गईं फर्स्ट लेडी ऑफ इजिप्ट। उन्होंने हॉस्पिटल, शेल्टर्स बनाए, चैरिटी का काम किया, गरीबों की मदद की और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही महीने बाद इजिप्ट की बादशाहत भी ख़त्म हो गई, जिसके बाद उस नन्हे राजा को तुरंत अपने पिता के पास स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया। लेकिन प्रिंस मोहम्मद और उनकी पत्नी यानी कि नेस्लिशा ने मिस्र में ही रहने का फैसला किया। लेकिन 4 साल बाद उन्हें इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। प्रिंस मोहम्मद ने बादशाहत के सिस्टम को दोबारा बहाल करने के लिए देश के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर का तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन यह बगावत नाकाम हो गई, जिसके नतीजे में उन्हें और उनकी फैमिली को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया और कई महीने तक ये लोग नज़रबंद कर दिए गए। टर्की के राष्ट्रपति ने खुद इनकी रिहाई का हुक्म दिया, तब जाकर उन्हें रिहा किया गया, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें इजिप्ट छोड़ना होगा। तो एक बार फिर नेस्लिशा बन गईं जिला वतनी में रहने वाली एक शहजादी। जिला वतन किए जाने के बाद नेस्लिशा और उनके हस्बैंड फ्रांस चले गए, जहां उनकी बहनें पहले से थीं। 1963 तक उन्हें टर्की वापस आने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन उस साल टर्किश गवर्नमेंट ने ओटोमन प्रिंसेस के लिए एमनेस्टी घोषित की, मतलब ओटोमन प्रिंसेस को माफ़ी दे दी, जिसके बाद नेस्लिशा और उनके हस्बैंड इस्तांबुल में बस गए। 42 साल की उम्र में उन्हें पहली बार अपना एक ऑफिशियल सरनेम मिला, उस्मानोगलू, यानी ओटोमन्स का वंशज। उनका निकाह यानी उनकी शादी 39 साल तक चली। 1979 में उनके हस्बैंड का 80 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, जिसके बाद मिस्र की गवर्नमेंट की परमिशन से उन्हें काहिरा में दफनाया गया। उनके बेटे अब्बास ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और बाद में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम किया। उनकी शादी हुई और उनके 2 बच्चे हुए। 1994 में वो अपने परिवार के साथ मिस्र लौट आए। नेस्लिशा अपने पति के मरने के बाद 33 साल तक और जीवित रहीं। उस दौरान वो अपनी बेटी इकबाल के साथ इस्तांबुल में रहती थीं, जिसने कभी शादी नहीं की। नेस्लिशा का 91 साल की उम्र में 2012 में इंतकाल हो गया। टर्की गवर्नमेंट ने उनके लिए टर्की में एक राष्ट्रीय फ्यूनरल का आयोजन किया गया, और वो इसलिए क्योंकि वो 40 साल अपने देश लौटने का इंतज़ार करती रहीं। उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ थी अपने देश से दूर रहना। मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी यादें एक किताब में लिखी थीं, जो बाद में पब्लिश हुई। दोस्तों, ये था प्रिंसेस नेस्लिशा का ज़िंदगी का एक छोटा सा सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।